हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर में हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स की, जिसमें हमने मोलैरिटी, परसेंटेज, इनकी बात कर ली थी। आज हम पढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नॉर्मेलिटी से। मोलैरिटी के बाद हम पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी। देखिए, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। मीन सॉल्यूशन का आपको लेना है वॉल्यूम लीटर के अंदर, और सॉल्यूट का लेके चलना है आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज द नंबर ऑफ gram equivalents of solute present in 1 liter of solution। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। फॉर्मूला बना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा लीटर्स में। अब देखिए, मोलैरिटी के केस में यहां आया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन नॉर्मेलिटी में आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। मोल्स निकालने का फॉर्मूला था गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये होगा गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ये होता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। बुक्स में एन फैक्टर नहीं लिखा होगा। बुक्स में एन फैक्टर की जगह क्या लिखा हो सकता है? अगर तो एसिड हुआ तो एसिड की चेक होती है बेसिसिटी, तो बेसिसिटी लिखा होगा। और अगर बेस हुआ जिसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है तो एसिडिटी लिखा होगा। और अगर कोई सॉल्ट हुआ तो पॉजिटिव आयन की वैलेंसी लिखा हो सकता है, वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव आयन। तो एन फैक्टर की जगह ये तीनों चीजें आ सकती हैं। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर को यहां पुट करेंगे, गिवन मास में ये गिवन ही होगा। यहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, वो यहां पुट करते ही हमारे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब हम बनाते हैं इसका सिंपल फॉर्मूला। कल के लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि W1 जो होता है वो होता है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल M1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट और कैपिटल M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो नॉर्मेलिटी की भी रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन V। ये फॉर्मूला तब लगेगा अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है, क्योंकि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना होगा 1000 से, और वो जो डिवाइड में होता है वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में है, और अगर लीटर में गिवन होगा तो फिर ये 1000 नहीं आएगा। जो हमने कल क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन करते हैं हम।
कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ calculate normality when 4.9 gram of H2SO4 is dissolved in 500 ml of solution। देखिए W2 गिवन है 4.9, इक्विवेलेंट वेट आप कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, इसका मोलिकुलर मास, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। देखिए एसिड है, एसिड की चेक करते हैं बेसिसिटी कि इसने कितने H पॉजिटिव लॉस किए। ये लॉस कर सकता है 2 H पॉजिटिव, इट मींस इसका एन फैक्टर कितना हुआ, 2 हुआ, और मोलिकुलर मास इसका 98, तो मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर ये आ जाएगा 49, इक्विवेलेंट वेट 49 ग्राम। पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या बनेगी वैल्यू, W2 गिवन है हमें 4.9 और ये गिवन है 49 इंटू 1000 अपॉन V कितना गिवन है 500 ml। इस सारे को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यह आ जाएगा 2/10 दैट इज 0.2। अब आती बात यूनिट्स की, तो यूनिट्स आप क्या लिख सकते हो नॉर्मेलिटी के, देखिए एन लिख देते हो तो भी सही, एन मींस नॉर्मल, नॉर्मेलिटी के यूनिट्स नॉर्मल, मोलैरिटी के यूनिट्स मोलर, ये लिख सकते हो, और 0.2। अब देखिए उसके मोलैरिटी के थे, मोल पर लीटर भी थे, इसमें क्या है ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट्स, सॉरी गिवन मास है, और यहाँ पे है ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो इसके क्या आ सकते, ये जो चीज है इसको हम कहते हैं क्या है, W2 बाई इक्विवेलेंट वेट, वो है ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो इसके बने ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ये भी हो सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम है ना यहाँ पे पर लीटर, ये यूनिट्स भी हो सकते हैं नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस थोड़ा सही है। मोलैरिटी में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां सोल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट का मास आएगा। तो डेफिनेशन बनेगी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent। डिनोट इसको करेंगे स्मॉल एम से, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एम से। ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए यहां पे किलोग्राम में, केजी के अंदर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला W2 गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास N2। सॉल्वेंट का गिवन मास W1, कैपिटल M1 तो उसका मोलर मास होता है ना। अब अगर ग्राम में गिवन है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए यहां तो किलोग्राम में है, कोई 1000 लगाया नहीं हमने, लेकिन अगर यहां लगाया तो इट मींस यहां W1 किसके अंदर है, स्पेशली ग्राम्स के अंदर है। तो ये फॉर्मूला है मोलैलिटी का। यूनिट्स की बात करें तो इसको मोलल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलल, और ये है मोल्स और ये पर किलोग्राम, क्योंकि ये 1000 से डिवाइड करने के बाद तो केजी बन चुका है, तो यूनिट्स इसके बन सकते हैं मोल पर केजी, ये भी यूनिट्स बन सकते हैं मोलैलिटी के। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जनरली क्या है, ये एक फ्रैक्शन है मोल्स का। जैसे मान लो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो जो सोल्यूट के गिवन मोल है
उसको टोटल मोल से डिवाइड कर दो। टोटल मोल्स में सोल्यूट के भी आएंगे और सॉल्वेंट के भी आएंगे। देखिए सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा। तो अगर मान लेते हैं हम एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें एक ही सॉल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरीके से अगर हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो सॉल्वेंट का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर देते हैं। और अगर कहीं पे 3 कंपोनेंट हो, मतलब सॉल्वेंट एक हो लेकिन सॉल्यूट 2 हो, टोटल 3 कंपोनेंट हो, तो फिर मोल फ्रैक्शन 3 निकलेंगे, x1 x2 x3। हाँ, टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सॉल्यूशन का पार्ट है, वो सॉल्यूट भी हो सकता है एंड सॉल्वेंट भी हो सकता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट इज द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ that constituent and total number of moles present in solution। सॉल्यूशन के अंदर टोटल कितने प्रेजेंट होंगे उससे डिवाइड करना होगा। हम जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं x2 और xb से सॉल्यूट के मोल्स, क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स कम होंगे इसीलिए सेकंड नंबर पे रख लेते हैं। ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल में देखिए ये सॉल्यूट के हैं और ये सॉल्वेंट के हैं। नेक्स्ट अगर हम x1 की बात करें या xa की बात करें, वो होगा NB सॉरी Na, जिसका कैलकुलेट करना है ना ऊपर न्यूमिनेटर में वही आना चाहिए, Na प्लस NB। टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है x1 प्लस x2 वो 1 होता है। या NB की जगह N2 भी लिख सकते हो, N1 प्लस N2 लिख सकते हो। टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है। अगर आपको एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो आप दूसरे का 1 में से माइनस कर सकते हो। अब बात आती है यूनिट्स की। देखिए मोल्स बाय मोल्स, तो यूनिटलेस क्वांटिटी है ये। ओके, मोल फ्रैक्शन की ही तरह एक टर्म होती है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन में देखिए जिस कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, न्यूमिनेटर में उसका मास और डिनोमिनेटर में टोटल सॉल्यूशन का मास रख लेते हैं हम। इट इज defined as the mass of component per unit mass of solution। यहां भी अगर सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन, इसको भी सिंपली हम डिनोट कर देते हैं XB से, लेकिन यहां NB नहीं आएगा, WB बाय WA प्लस WB आ जाता है। XA क्या आ जाएगा, WA बाय WA प्लस WB। और टोटल मास फ्रैक्शन यहां भी 1 होता है। इसका ज्यादा यूज नहीं होता, मास फ्रैक्शन का ज्यादा यूज होता है मोल फ्रैक्शन का। बट एक टर्म ये भी होती है, बिल्कुल उसकी तरह ही होती है। मास फ्रैक्शन है तो फिर मास का फ्रैक्शन लेंगे, जिस कंपोनेंट का कैलकुलेट करना है उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास। ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिट्स नहीं होंगे बिकॉज मास बाय मास कैंसल हो जाएंगे यूनिट्स इसके। नेक्स्ट टर्म है ppm। ppm मींस पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन मींस 10 लाख पार्ट्स पर मिलियन। कब यूज होती है ये टर्म, जब सॉल्यूट बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, मतलब हमारा सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो। दिस या ppm
is used when solute is present in very little कह लो या लेस कह लेते हैं, very less amount, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो तब हम यूज करते हैं पीपीएम. दैट इज सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट. डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द मास ऑफ solute present in 10 raised to power 6 parts, present in 10 raised to power 6 parts by mass of solution. कि अगर सॉल्यूशन का हम मास की बात करें वो 10 रेज टू पावर 6 है, 10 लाख है, उसमें कितने पार्ट बाय मास सोल्यूट के प्रेजेंट है? ये बाय मास है दोनों, और बाय वॉल्यूम भी हो सकते हैं दोनों. अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में लिया वॉल्यूम लिया तो इसका भी फिर वॉल्यूम लेंगे, अगर ये किलोग्राम में लिया तो फिर इसका भी हम मास लेके चलेंगे. तो पीपीएम क्या बन जाएगा? मान लो हम किसी ए कंपोनेंट का फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो बनेगा मास ऑफ सोल्यूट, that is A divided by mass of solution into 10 raised to power 6. ये होता है पीपीएम का फॉर्मूला. 1 मिलियन पार्ट में कितने पार्ट सोल्यूट के हैं वो बाय मास भी हो सकता है, बाय वॉल्यूम भी हो सकता है. पीपीएम का यूज कहां होता है? पॉल्यूशन मेजर करने के लिए. पॉल्यूटेड जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, एयर को पोल्यूट करती है ये. इसका जो वॉल्यूम एयर में प्रेजेंट है वो पीपीएम की फॉर्म में ही बताया जाता है. फॉर एग्जांपल कोई कहे कि दिल्ली में 10 ppm जो अमाउंट है वो SO2 का है. अब इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2 present in 10 raised to power 6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर. अगर 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब एयर है तो उसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट किसके हैं? SO2 के हैं, पोल्यूटेंट है ये. तो पोल्यूशन को पीपीएम की फॉर्म में मेजर करते हैं. और कब यूज होता है? जब देखिए ये कितना ज्यादा है, 10 की पावर 6 है, 10 लाख है, और ये सिर्फ 10 है. तो बहुत ही कम अमाउंट में जब प्रेजेंट होता है सोल्यूट तब हम पीपीएम की फॉर्म में इसको मेजर करते हैं. तब हम कंसंट्रेशन जो वर्ड है वो यूज नहीं करते इसके लिए. नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मेलिटी इक्वेशन. कब यूज होती है? जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं. मींस जब वॉल्यूम अगर पहले वाला V1 है, सेकंड जो V2 है, दोनों में डिफरेंस होगा. हो सकता है V1 पहले कम हो, V2 ज्यादा हो जाए. कैसे होगा? डाइल्यूट कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे, हमारा सॉल्वेंट ऐड कर देंगे. और हो सकता है V1 पहले ज्यादा हो और V2 कम हो जाए. ये कैसे होगा? वेपोराइजेशन कर दे. तो जब वॉल्यूम चेंज होगा किसी सॉल्यूशन का तो उसकी नॉर्मेलिटी भी चेंज हो जाती है. तो ये किस केस में आता है? इन केस ऑफ डाइल्यूशन और वेपोराइजेशन. ध्यान रखिए, डाइल्यूशन के केस में फाइनल वॉल्यूम बढ़ता है. पहले कम था, वाटर ऐड कर दिया, डाइल्यूट हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया फाइनल. इसमें फाइनल वॉल्यूम कम होता है क्योंकि वेपोराइजेशन हुई है, सॉल्वेंट मतलब वाटर उड़ गया, वहां से वेपोराइज हो गया. इस केस में जो इक्वेशन बनती है देखिए, N1 मान लो पहले नॉर्मेलिटी थी जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम था V1, N2 जो होगी वो फाइनल नॉर्मेलिटी हो जाएगी जब वॉल्यूम हो जाएगा V2. सिमिलरली एक मोलैरिटी इक्वेशन भी बन जाती है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2. इसका भी सेम ही केस है, जब डाइल्यूशन हो एंड जब वेपोराइजेशन हो. तो ये है नॉर्मेलिटी इक्वेशन और ये है मोलैरिटी इक्वेशन. तो जब न्यूमेरिकल में आपको ये दो वर्ड मिले
तो समझ जाना इन दोनों में से कोई ना कोई एक इक्वेशन जरूर अप्लाई होगी वहां पे। नेक्स्ट है इन केस ऑफ मिक्सिंग। अभी हमने किया डाइल्यूशन और वेपराइजेशन का केस, अब हम देखते हैं मिक्सिंग का केस। देखिए कोई सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम है V1, एक अनदर सॉल्यूशन पड़ा है जिसकी नॉर्मेलिटी है N2 और वॉल्यूम है V2। हमने इनको कर दिया मिक्स। अब देखिए मिक्स करने से जो सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम होगा वो तो बढ़ेगा, वो बन जाएगा, फाइनल वॉल्यूम तो बन जाएगा V1 प्लस V2, और कई बार उसको लिख दिया जाता है V3 भी लिख दिया जाता है, लेकिन वॉल्यूम तो ऐड होगा बट नॉर्मेलिटी ऐड नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि इसकी 10 नॉर्मल है पहले और ये 10 नॉर्मल है तो फाइनल 20 नॉर्मल बन जाएगा, नहीं। हो सकता है ये ज्यादा डाइल्यूट हो, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड हो, तो फिर जो नॉर्मेलिटी आएगी वो इन बिटवीन आएगी, तो उसको हम डिनोट करते हैं N3 से। वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी है बट नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इस केस में जो नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगानी है हमें, वो लास्ट जो किया हमने वैसी नहीं होगी, ये बन जाएगी N1 V1 मिक्स किया N2 V2 के साथ, फाइनल आया N3 V3। कई बार हम क्या लिख देते हैं, V3 की बजाय V1 प्लस V2 भी लिख देते हैं। सेम इक्वेशन किसके लिए अप्लाई होगी, मोलैरिटी के लिए। सेम ये इक्वेशन तब अप्लाई होनी है जब मिक्सिंग का केस हो, और वो वाली जो इक्वेशन थी N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ये कब अप्लाई होनी है, जब डाइल्यूशन का केस हो या वेपराइजेशन का केस हो। अब देखते हैं इनके बेसिस पे जितनी भी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स करी है, इनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। इथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम है वो है एसिटिक एसिड। फॉर्मूला होता है इसका CH3COOH। देखिए इसका जो मोलर मास बनेगा कैलकुलेट करते हैं, कार्बन 2 है, 12 होता है तो 24 प्लस हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है 2, 32, ये बन जाएगा 28, 60 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल है मींस 1 मोल का मास है, ये मोलर मास है। और इसका मोलर मास को आप डिनोट किससे, और ये सॉल्यूट है। सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, वाटर नहीं है, बेंजीन है। बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्यूट का जो गिवन मास है वो हम डिनोट करते हैं W2 से। गिवन मास कितने, 2.5 ग्राम। सॉल्यूट के मोलर मास को डिनोट करते हैं M2 से, वो है 60 ग्राम पर मोल। सॉल्वेंट है बेंजीन C6H6, इसका मास 12 इंटू 6 72 प्लस 6 78 ग्राम पर मोल। तो M1 कितना बना, 78 ग्राम पर मोल। W1 गिवन मास कितने सॉल्वेंट का, 75 ग्राम। देखिए मोलैलिटी कैलकुलेट करने फर्स्ट पार्ट में, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है W2 by M2 into 1000 अपॉन W1। वॉल्यूम नहीं आता, मास आता है किलोग्राम में। यहाँ पे ये ग्राम में है, 1000 से डिवाइड हो चुका है, ये ऑलरेडी अब किलोग्राम में कन्वर्ट हो चुका है। W2 गिवन है 2.5, M2 इसका मोलर मास है 60, 1000 बाय W1 है 75। इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर की हेल्प से, यूनिट्स इसके लिख देना मोलर, स्मॉल m लगा देते हो पीछे तो भी ठीक है, मोलर कंप्लीट लिख देते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज मोल पर केजी लिखाना। यूनिट्स जरूर लिखने। सेकंड पार्ट देखते हैं अपन इसका, मोल फ्रैक्शन उसने बोला है किसका, एसिटिक एसिड का। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कैलकुलेट करना है, सॉल्वेंट का नहीं बोला। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बनेगा X2 जो होता है N2 बाय N1 प्लस N2।
अब N2 आपको कैसे पता चलेगा? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास सॉल्यूट का 2.5, मोलर मास 60, डिवाइड कर देना, वैल्यू आ जाएगी N2 की। N1 कैसे पता चलेगा? W1 बाय M1। W1 है 75, M1 है 78, डिवाइड कर देना, N1 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू यहां पुट करके डिवाइड करोगे, X2 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेना। हिंट दे दिया मैंने कि किस तरीके से, किस मेथड से आपको इस न्यूमेरिकल को करना है। सेकंड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले मोलैरिटी की बात करें तो कैपिटल M से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है W2 बाय M2 इंटू 1000 अपॉन V। बुक के अंदर आपको इस मेथड से कैलकुलेट नहीं करवाया जाएगा, उसमें सीधा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहले नंबर ऑफ मोल्स, हाँ मेथड यही है, ऐसे ही पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम नीचे रख के कैलकुलेट कर देंगे। आप इस मेथड से कैलकुलेट करोगे, लेकिन आपको बताना है W2 क्या है, N2 क्या है, V क्या है। लिखना है आपको W2 है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमें कितना गिवन है 5 ग्राम। M2 लिखना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये गिवन है NaOH। देखिए सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो हो गया ये 40 ग्राम पर मोल। V यहां पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये है 450 ml। आपको जरूर लिखना है अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो। देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं हम, क्या बनेगा यहां से W2 5, M2 40 इंटू 1000 अपॉन 450। ये जो वैल्यू आएगी, इसके जो यूनिट्स आएंगे वो होंगे कैपिटल M मींस मोलर। अब देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मेलिटी। अब एक मेथड तो ये है कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखो W2 बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन V। एक तो ये मेथड है, लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि ये मैं बताना भूल गया था आपको, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन, तो अभी बता देता हूं। देखिए आप इस मेथड से कैलकुलेट नहीं करोगे। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में जो रिलेशन होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N फैक्टर इनटू मोलैरिटी होता है, N फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो बड़ा कौन हुआ, नॉर्मेलिटी। अरे सीधी सी बात है, नानी इज इक्वल टू N फैक्टर इनटू मम्मी। मम्मी की एज में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे या जोड़ेंगे तभी तो नानी के इक्वल होएंगे ना। नानी बड़े होते हैं तो नॉर्मेलिटी ज्यादा है। अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया 0.1 नॉर्मल 0.1 मोलर और पूछा जाए कि कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, कौन ज्यादा गाढ़ा है सॉल्यूशन, तो ये वाला है, क्योंकि नॉर्मेलिटी बड़ा होता है भाई, N फैक्टर से मल्टीप्लाई है मोलैरिटी के साथ, तब नॉर्मेलिटी आती है। देखिए अब N फैक्टर मैंने आपको बता ही दिया था। एसिड के लिए बेसिसिटी चेक करो, बेस के लिए एसिडिटी चेक करो, ये है बेस, और कितने OH नेगेटिव लॉस कर सकता है 1, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो इसका N फैक्टर कितना हुआ 1। तो इस केस में जो नॉर्मेलिटी है वो आएगा 1 इंटू M। मोलैरिटी तो आप फर्स्ट केस में कैलकुलेट कर ही चुके हो, वही यहां पे पुट कर दो, लेकिन यूनिट्स क्या लिखोगे, नॉर्मल। इस मेथड से करनी है आपको ये न्यूमेरिकल्स। अब जो मैंने आपको PDF भेजी है मॉडर्न की बुक की, उसके सारे न्यूमेरिकल करने हैं। जो भी आपको डाउट है डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करिए अपने डाउट, पेज पे लिख के क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जितने भी आपके डाउट है मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको उनके आंसर साथ के साथ सेंड कर दूंगा। लेकिन करने जरूर है, साथ के साथ अपना काम करिए। धन्यवाद।